हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इसकी स्टेटमेंट, थर्ड लॉ की स्टेटमेंट और उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। उसमें बस एक बात पे ध्यान रखना, जहाँ पे बच्चा नॉर्मली गलती करता है न्यूटन थर्ड लॉ को लेके, जब बात ये आती है टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आपने ये ध्यान रखना कि हम जो एक्शन फोर्स जिस पे लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट रिएक्शन फोर्स पहले वाले पे लगाता है। यानी कि एक्शन जो एक्शन फोर्स होती है एंड रिएक्शन फोर्स जो होती है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और बहुत जोर दिया था इस बात पे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स always acts on two different bodies, हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगती है। ध्यान रखना, अगर वो एक ही बॉडी पे लग जाए तो फोर्स तो कैंसिल हो जाएगी। मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे ये फोर्स लग रही है, ऑपोजिट दूसरी फोर्स लग रही है और ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? इस पे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। ध्यान रखना, इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन ए सेम बॉडी अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? देन द नेट फोर्स विल बिकम 0। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक्शन कोई ना फोर्स लगाता है और रिएक्शन उस पर ऑपोजिट फोर्स लगाता है। ध्यान रखना हमेशा। तो ये सब एग्जाम्पल थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आगे चलते हैं। ये देखिए, आपकी एनसीईआरटी ने भी ये बात लिखी है, द फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब एक उस पे लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा। बट रिमेंबर दैट दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडी पे लगती है। कौन सी फोर्स? एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। याद रखना बच्चे इस बात को। हाँ जी, ये सारे एग्जांपल रॉकेट वाला, बैलून वाला, ये सारे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ये देखिए, ये वही बात लिखी है जो मैं आपको भी बता रहा था। दिखाता हूँ, ये वाला नोट पढ़ते हैं। आज ये यहाँ पे लिखा है द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। पेयर मतलब एक एक्शन फोर्स और जो उस पर रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन फोर्स। तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स को क्या कह रहा है? पेयर ऑफ फोर्स। समझ में आ गया जी? तो कह रहे हैं जो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये भी वही बात दोबारा कह रहा है। देखो, एक बात ये पहले कह चुका है एनसीईआरटी वाला, इसी बात को दोबारा कह रहा है। इसका मतलब इस शब्द की बहुत अहमियत होगी, तभी वो दोबारा कह रहा है बच्चे। थस दे डू नॉट बैलेंस आउट ईच अदर, इसलिए बैलेंस नहीं करते। तो अगर आपको ये पूछा जाए वाई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट बैलेंस ईच अदर, तो आंसर क्या देंगे मेरे बच्चों? ये आंसर, ये आंसर। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या लिखता है। ऑन द अदर हैंड इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, कह रहा है अगर एक ही बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग जाए दे विल बैलेंस आउट ईच अदर। वही तो बात कर रहे हैं जो हम पीछे बता के आए हैं। तो लास्ट क्लास में भी मैं इस बात पे जोर दे रहा था, अब फिर इस बात पे जोर दे रहा हूँ। याद रखना, एक्शन रिएक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी पे नहीं लगती। तो कोई ऐसा बच्चा हो जो मेरा लेक्चर देख रहा हो तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगा कि इससे पहले न्यूटन थर्ड लॉ देख ले मेरे लेक्चर में जाके। हाँ जी, देखिए
वाई डस फायर पर्सन समझते हैं ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिनके पास होस पाइप होता है जिससे पानी निकल रहा होता है, समटाइम्स स्ट्रगल व्हेन दे होल्डिंग द पाइप इशूइंग वाटर। मान लो ये फायरमैन है, इसने अपने हाथों से ये पाइप पकड़ा हुआ है, ये पाइप पकड़ा हुआ है, इस पाइप में से पानी निकलेगा आग बुझाने के लिए। तो वही कह रहा है कि इस आदमी को क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है उस पाइप को होल्ड करने के लिए। सवाल समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है यार, आज क्लास में बताया था। तो जब पानी बाहर निकलेगा, पानी एक एक्शन फोर्स से बाहर निकलेगा, तो पानी पे अगर एक्शन फोर्स लगेगी तो पानी पाइप पे कौन सी फोर्स लगाएगा? रिएक्शन फोर्स। देखो, एक हो गया पानी और एक हो गया पाइप, सेम बॉडी डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडी। तो अगर पानी एक फोर्स से बाहर निकलेगा, एक्शन फोर्स से, तो पानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स किस पे लगाएगा बच्चों बताओ? पाइप पे। तो पानी निकल रहा है इस फोर्स से, तो इतनी ही फोर्स पानी किस पे लगाएगा? पाइप पे। तो जब पाइप पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगी तो ये आदमी सीधा खड़े होने के बजाय हो सकता है ये ऐसा हो जाए, पकड़ के टेढ़ा हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसे था ना, पानी निकला ऐसे हो जाएगा। अभी ऐसे क्यों हो गया? पानी निकला आगे, पानी ने पाइप पे फोर्स लगाई पीछे। जब पानी पाइप पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, पाइप को किसने पकड़ा हुआ है? उस आदमी ने। वो आदमी तो पीछे हो जाएगा। तो अब कभी नोट करना, टीवी में या कभी मूवी में कभी आग बुझाने का सीन देखा हो तो देखना, एक ही पाइप को 7-7, 8-8, 10-10 लोग पकड़े होते हैं और फिर पानी से आग बुझा रहे होते हैं, क्योंकि पानी बहुत हाई फोर्स से निकलता है और उतनी फोर्स किस पे लगाता है? वो पाइप पे। अगर वो एक आदमी पकड़ लेना तो आदमी उड़ता हुआ पीछे जाएगा, इतनी तेज फोर्स लगती है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? बिकॉज वाटर एक्सपीरियंस एक्शन फोर्स and exert equal and opposite reaction force on pipe। ठीक है जी। so fire person sometimes struggle when holding the pipe issuing water। आगे इसी लाइन को आगे लिख देना, ठीक है बच्चों? आगे बताइए बच्चे, चले? हाँ जी, इरेज कर रहा हूं। देखिए, सपोज अ spacecraft moving in a region of a space where gravitational force acting upon a body is negligible। मान लो ये एक रॉकेट है, ये स्पेस में एंटर कर चुका है और स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं, इसका एग्जॉस्ट निकल रहा होगा, धुआं निकल रहा होगा, गैसेस निकल रही होंगी इसके नीचे। इसको कहते हैं एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है जी, जो धुआं निकल रहा है। सजेस्ट हाउ कैन इट चेंज इट्स वेलोसिटी। अब उसको वेलोसिटी चेंज करनी है। देखो, वेलोसिटी चेंज करने के दो मतलब हो गए। या तो हो सकता है उसको वेलोसिटी को क्या करना हो? इंक्रीज। या हो सकता है उसको वेलोसिटी को क्या करना हो? डिक्रीज। चेंज के तो दो मतलब होते हैं ना, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या तो वेलोसिटी घटेगी। अब वेलोसिटी बढ़ाने का तरीका क्या है? जिस स्पीड से उसका एग्जॉस्ट निकल रहा है, अगर वो उस एग्जॉस्ट के निकलने की स्पीड बढ़ा दे, अगर उस एग्जॉस्ट को धुएं को निकलने की क्या बढ़ा दे? स्पीड बढ़ा दे, तो धुआं ज़्यादा फोर्स से निकलेगा। जब धुआं ज़्यादा फोर्स से निकलेगा तो धुआं एक एक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एग्जॉस्ट, और वो रिएक्शन फोर्स किस पे लगाएगा? एयरक्राफ्ट पे। तो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो लो जी, वेलोसिटी तो इंक्रीज़ कर दी। अब आप सोचो वेलोसिटी डिक्रीज़ कैसे करेगा वो, सोचो। अब उसको वेलोसिटी डिक्रीज़ करनी है।
अब वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए पता क्या करते हैं वो, उनके आगे सिस्टम लगा होता है, वो जब डिक्रीज करनी होती है वो अपने आगे की तरफ क्या छोड़ने लग जाते हैं, एग्जॉस्ट छोड़ने लग जाते हैं। अब बताओ अगर ये आगे की तरफ एग्जॉस्ट छोड़ेगा तो क्या होगा, तो फोर्स ऊपर लगेगी, धुआं फोर्स किस तरफ लगाएगा, अपोजिट फोर्स नीचे की तरफ। तो आप बताओ नीचे की तरफ जब इस पे फोर्स लगने लग जाएगी इस एयरक्राफ्ट पे, ये स्लो हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आप सोचो जैसे चंद्रयान गया था तो मून पे चंद्रयान जा रहा है, ठीक है जी। अब ये चंद्रयान जा रहा है। अब बताओ मून पे इसको लैंड करना है, लैंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्लो या फास्ट, स्लो। अब स्लो होने के लिए ये क्या करेगा, जो आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा, ये आगे के हिस्से से क्या फेंकना शुरू कर देगा, आगे के हिस्से से एग्जॉस्ट फेंकना शुरू कर देगा। जब आगे के हिस्से से एग्जॉस्ट फेंकना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, बोलो। तो एग्जॉस्ट विल एक्सपीरियंस व्हाट, जो पानी एक्सपीरियंस कर रहा था वो एग्जॉस्ट एक्सपीरियंस करेगा क्या, एक्शन फोर्स, एंड इट विल अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन स्पेसक्राफ्ट। तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, तो आप बताओ पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, स्लो हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा, और धीरे धीरे उसको लैंड करना। इसीलिए जो चंद्रयान था उसके लैंडिंग में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहाँ चीज़ भेजना तो आसान थी पर सबसे टफ पार्ट क्या था उसका, सबसे टफ पार्ट लैंडिंग था। अगर आपने वो देखा हो, लाइव टेलीकास्ट भी आ रहा था, एक बार लैंडिंग फेल भी हो गई थी। तो लैंडिंग फेल क्यों होती है समझ में आ गया, क्योंकि उसकी स्पीड को क्या करना होता है, एकदम से स्लो डाउन। स्लो डाउन करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ तो जाके टकरा जाता है, यहाँ फिर टकरा ही नहीं पाता, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसका आंसर लिख लेंगे। तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकता है, इंक्रीज करने है तो उसको अप थ्रस्ट को, जो उसका एग्जॉस्ट का थ्रस्ट है, एग्जॉस्ट की फोर्स है, उसको बढ़ाना होगा। और स्लो करना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रिलीज़ करना होगा, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको एग्जॉस्ट रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स लगे एंड इट विल गेट स्लो डाउन। आगे चलते हैं। आइए एग्जाम्पल 6.7। एग्जाम्पल 6.7 कह रहा है एज शोन इन फिगर 6.33। कहाँ भी 6.33, ये रही। अर्थ एंड फ्रूट अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है ये जो फ्रूट नीचे गिर रहा है, फ्रूट पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। और आप जानते हैं फ्रूट अर्थ पे भी इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ये बात ध्यान रखना, यानी कि अगर ये पेन धरती पे नीचे गिर रहा है तो इस पेन को कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अर्थ। अब जानते हैं ये पेन भी उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगा रहा है, अर्थ पे, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ये रही अर्थ और ये रहा मून, तो अर्थ पे मून और मून ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी, जो फोर्स अर्थ मून पे लगा रही है या जो फोर्स मून अर्थ पे लगा रहा है, कौन सी फोर्स आपको लगता है ज़्यादा होगी? दोनों सेम होंगी, शाबाश, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो जितनी फोर्स अर्थ मून पे लगाती है, मून उतनी ही अपोजिट फोर्स किस पे लगाता है, बोलो, अर्थ पे। चलो आना जरा, ये तो मून तो छोटा हो गया ना अर्थ से। एक काम करते हैं, इसको सन बना देते हैं। लो, तो सन अर्थ पे कौन सी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ सन पे कौन सी लगा रही है, ये अर्थ लगा रही है। आपको क्या लगता है सेम होंगी या अनइक्वल होंगी? इक्वल एंड अपोजिट, सेम लगेंगी, पर कौन किसकी तरफ मूव करेगा, जिसका मास कम होगा वो दूसरे की तरफ मूव कर जाएगा। तो अब बताओ, ये पेन अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ मून पे फोर्स, अर्थ पेन पे फोर्स लगा रही है, पर जब ये गिरा तो ये अर्थ की तरफ क्यों गया, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आई? क्योंकि इसका क्या कम था,
मास कम था, तो इसमें क्या ज़्यादा आएगी, लास्ट क्लास में बता रहा था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय, तो जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी। अब अर्थ के केस में अर्थ का मास क्या होता है बच्चों बताओ, अर्थ का मास तो बहुत ह्यूज होता है, तो अर्थ के केस में एक्सेलरेशन कितनी आएगी जरा देखना, F डिवाइडेड बाय मास, किसका मास, अर्थ का। तो मास ऑफ अर्थ ज़्यादा होता है कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्सेलरेशन इंड्यूस इन अर्थ ज़्यादा होगी कम होगी, कम होगी, तो अर्थ नेग्लिजिबल मूव करेगी, और मूव करेगा तो कौन करेगा, वो फ्रूट या कोई चीज़ जो ऊपर से नीचे गिरेगी अर्थ की तरफ। लॉजिक समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन हमेशा ज़्यादा किस में आती है, लास्ट क्लास में जिक्र हो रहा था इस बात का, जिसका क्या कम होता है, मास। आज अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज कह रहा है अर्थ एंड फ्रूट अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर, देन व्हाई डज फ्रूट मूव टुवर्ड्स अर्थ while earth does not move toward the fruit? Answer is very simple, because fruit having very less value of mass, so acceleration will be very high, whereas earth having very high mass, so acceleration in the earth will be negligible. आओ आंसर पढ़ते हैं। Though the forces acting on the both earth and fruit are equal in magnitude, equal magnitude की लग रही है। द मास ऑफ द अर्थ इज सो लार्ज, कह रहा मास इतना लार्ज है किसके मुकाबले, फ्रूट के मुकाबले, दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ बाय द फोर्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि एक किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मास। इन्वर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, इसको इन्वर्स कहते हैं। थस द इफेक्ट ऑन द अर्थ इज़ टू स्मॉल टू बी नोटिस। समझ में आ गया बच्चे। अच्छा बताओ, मान लो दो बच्चे भाग रहे हैं, अचानक जैसे फुटबॉल में आप देखते हो दो खिलाड़ी भाग रहे हैं, भागते भागते टक्कर हो जाती है उनकी, क्या लगता है दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, एक ने दूसरे में इक्वल लगाई या अनइक्वल लगवाई, इक्वल फोर्स लगती, इक्वल फोर्स लगती, अनइक्वल नहीं लगती। अच्छा एक बहुत छोटा बच्चा आ रहा है और एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अब उनकी टक्कर होगी, तो बड़ा छोटे पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा बड़े पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, दोनों फोर्स क्या लगाएंगे एक दूसरे पर, बराबर लगाएंगे। अच्छा अब छोड़ो इस बात को, मान लो फुटबॉल आ रही है, फुटबॉल आती है तो प्लेयर हेड मारता है, जब हेड मारता है तो प्लेयर बॉल पे क्या लगाता है, फोर्स। क्या लगता है प्लेयर ने बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगाई या बॉल ने प्लेयर पे ज़्यादा फोर्स लगाई या बराबर लगाई, इक्वल लगाई। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, इक्वल फोर्स लगती है। अच्छा बताना, फोर्स बराबर लगी पर बॉल आगे गई, वो आदमी क्यों नहीं पीछे गया इतना ज़्यादा, मास, उसका मास ज़्यादा था, वो पीछे, गर्दन हल्की सी पीछे होती है, आप देखना हेड करते हैं तो हल्की सी गर्दन पीछे हो जाती है उनकी, पर एक्सेलरेशन आई पर बहुत कम आई, पर ज़्यादा एक्सेलरेशन किसमें आ गई, बॉल में आ गई, क्योंकि उसका क्या कम था, मास कम था, एक्सेलरेशन ज़्यादा आ गई। ठीक है बच्चे, आज नेक्स्ट क्वेश्चन 6.8। अच्छा बताओ, एक ट्रक की और एक साइकिल की टक्कर होगी, कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इक्वल लगाएंगे। ट्रक जो फोर्स साइकिल पे लगाएगा, साइकिल उतनी फोर्स, पर साइकिल का कुछ बचेगा नहीं और ट्रक को कुछ होगा नहीं। अच्छा टक्कर हो गई, साइकिल उड़ती हुई जाएगी, ट्रक उड़ता हुआ पीछे को नहीं गया, मास ज़्यादा था ट्रक का, एक्सेलरेशन ना के बराबर आएगी, और साइकिल का मास कम था, तो ट्रक की फोर्स से उसमें क्या ज़्यादा आ गई, पर उतनी फोर्स जब साइकिल ने उस पर लगाई उसको फर्क ही नहीं पड़ा। समझ में आ गए बच्चे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6.8। व्हेन 0.1 kg बुलेट, 0.1 kg बंदूक की गोली है, 0.1 kg बंदूक की गोली है, फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन। लो जी, ये लास्ट क्लास में बात हो रही थी, ये गन है, ये गन का मास कितना kg है बच्चों, और उसमें जो बंदूक की गोली पड़ी है, उसमें जो बंदूक की गोली है ये कितने किलो की है भाई, ये रहा 100 ग्राम की। कह रहा है फायर किया विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। आना जरा, कह रहा है इस गोली पे फोर्स कितने न्यूटन की लगी है। पर एक बात बताओ,
गोली पे 5 न्यूटन की फोर्स लगी है, तो गोली बंदूक पे कितने न्यूटन की फोर्स लगाएगी? बराबर, हिसाब बराबर। तो यानी कि बंदूक पे बैकवर्ड फोर्स कितने न्यूटन की लगने वाली है बच्चों, बताओ। तो ये कौन सी फोर्स होगी? एक्शन। ये कौन सी फोर्स होगी? रिएक्शन। वही तो पाइप वाला केस ले लो, जब पाइप से पानी निकलता है तो पानी पे लगी एक्शन फोर्स, पानी ने लगाई कौन सी फोर्स? रिएक्शन फोर्स। समझ आ गई नहीं आगे बच्चे बात मेरी? आ जाओ। तो 5 kg और 0.1 kg फोर्स कितनी लगी है? तो बुलेट पे भी फोर्स 5 न्यूटन की लगेगी और बंदूक पे भी फोर्स कितने न्यूटन की लगेगी? 5 न्यूटन की ही लगेगी। 2 न्यूटन, सॉरी मैंने गलत नोट किया, सॉरी बच्चों, 2 न्यूटन। तो इस पे भी कितने न्यूटन लगेगी मेरे बच्चे? 2 न्यूटन ही लगेगी, ठीक है, इक्वल लगेगी। आ जाओ। द गन रिकॉइल। अच्छा, रिकॉइल का मतलब समझो, जब बंदूक चलती है, हाँ ऐसे हाथ पीछे आता ना, ये रिकॉइल, इसको क्या कहते हैं? रिकॉइल। अच्छा, पीछे क्यों आया? समझ में आ गया ना? बंदूक की गोली ने आगे की तरफ फोर्स चली, बंदूक की गोली ने किस पे फोर्स लगाई? बंदूक पे। किस तरफ लगाई? पीछे। बंदूक जो पकड़ी होगी वो भी पीछे जाएगा, तो इसको रिकॉइल कहते हैं, रिकॉइल। कह रहा व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑन द बुलेट एंड द गन। कह रहा है एक्सेलरेशन कितनी आएगी गोली में और गन में। पहले काम करते हैं, बुलेट की बात कर लें। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स कितनी लग रही है बंदूक पे, सॉरी गोली पे? गोली पे कितनी लग रही है? 2 न्यूटन। मास कितना उसका? क्या आ जाएगी? 0.1 को इधर ले जाओ, 2 डिवाइडेड बाई 0.1 इजिकल टू ए, तो इसको हटाओ, 0 आ जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? आ जाओ, अब आप करेंगे गन का केस। गन में F इजिकल टू क्या लगेगा? मैं पूछता हूँ गन पे भी फोर्स कितनी लगेगी? भैया 2 न्यूटन ही लगेगी। मास कितना है गन का? 5 kg। ए, तो 2 को डिवाइड कर दो, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा? 0.4। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये किसके अंदर एक्सेलरेशन आई? गन के अंदर। अब तो इसकी कम आई और इसकी एक्सेलरेशन, तो हवा में उड़ती कौन जाएगी, गन या बंदूक की गोली? अच्छा, बंदूक की गोली आगे उड़ती हो जाएगी, गन तो वही है, गन तो ऐसे रिकॉल होगी मेरी बच्ची। आगे चले। हाँ, एक ये ना एनसीईआरटी ने एक टॉपिक छोटा सा दिया है, समझ लो। इस टॉपिक में पता क्या कह रहा है वो? मान लो, ये मान लो एक टेबल है, इस टेबल पे 2 बॉक्स पड़े हैं। ये मान लो बॉक्स 1 है, ये मान लो बॉक्स 2 है। मान लो इसका मास m1 है, इस बॉक्स का मास m2 है। हमने इनको बांध दिया एक धागे से, एक रस्सी से, और हमने इस रस्सी से ऐसे फोर्स लगाई। मैं आपसे पूछता हूँ, फोर्स किस पे लग रही है? 1 पे लग रही है, 2 पे लग रही है? फोर्स ऑफ 1। खींच किसको रहे हैं? 1 को खींच रहे हैं। अच्छा, जब 1 को खींच रहे हैं तो 1 आगे की तरफ जाएगा। अब आप इतना तो समझते हो, अगर 1 आगे की तरफ जाएगा तो 2 भी आगे की तरफ ही जाएगा। अब 2 आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 2 में एक्सेलरेशन आ रही है, इसका मतलब 2 में फोर्स लग रही है। तो 2 पे फोर्स कौन लगा रहा है? 2 पे फोर्स 1 लगा रहा है। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, जल्दी बताओ? 2 पे लग रही है। कौन लगा रहा है 2 पे फोर्स? 1 लगा रहा है। ये बात समझ में आ गई? पर एक बात बताओ, जब 1 ने 2 पे फोर्स लगाई, जब 1 ने 2 पे फोर्स लगाई, तो 2 1 पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो जब ये वाली फोर्स कौन सी? ये वाली जो ये वाला एरो है, ये वाला एरो, ये वाला एरो जो बनाया है, दिस मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2। पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पे लगाएगा? लो जी, ये फोर्स कौन लगा रहा है, जल्दी बोलो बोलो। 2 लगा रहा है किसके ऊपर? 1 के ऊपर। तो आप बताओ, ये जो धागा होगा ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा? टाइट हो गया। टाइट क्यों हो गया जल्दी बताओ? स्ट्रेच क्यों हो गया जल्दी बताओ? क्योंकि अब एक बात बताओ, ये धागा मान लो मैं इधर से भी लगा खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ, आप बताओ स्ट्रेच हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो गया नहीं हो गया स्ट्रेच? तो क्या हो जाएगा, इस धागे में एक फोर्स आ जाएगी, उसको कहते हैं टेंशन
फोर्स ऑन रोप कह लो, ऑन थ्रेड कह लो। तो इस पे जो फोर्स आ गई, इस फोर्स का नाम क्या हो गया, जल्दी बोलो। टेंशन फोर्स, खिंचावट आ गई, ऐसे खिंच गया। समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि अब जब ये फोर्स लगाएगा इन दोनों पे तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी। समझ में आ गया। क्या निकालनी है हमारे को, फोर्स का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होता है, मास इनटू ए। फोर्स कितनी लग रही है, व्हाट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m1 प्लस टोटल मास हो गया। हमें निकालना क्या है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कर लोगे बच्चों ये क्वेश्चन, ये रहा ए निकालनी आएगी अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो इस वाली फोर्स का नाम क्या रख दिया उसने, टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी, कौन सी फोर्स बच्चों बताओ, टेंशन फोर्स। आगे चले, चलिए देखिए, इसमें ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने लास्ट क्लास में करवाया नहीं था, मैंने कहा था ये मैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी कराऊंगा तो करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, कह रहा है सेलर, ये रहा सेलर, जंप फ्रॉम अ स्मॉल बोट टू शोर। कह रहा है वो बोट से किनारे पे आ रहा है, देखो किनारे पे आ रहा है। एज द सेलर जंप, कह रहा है जैसे जंप करेगा द बोट विल मूव। कह रहे ये जब आगे आएगा, गैस करो बोट किस तरफ जाएगी, गैस करो। कभी बोट से छलांग मारी है ऐसे, जब बोट से छलांग मारते हो तो बोट अपने आप किस तरफ चली जाती है, पीछे मुंह कर जाती है। ध्यान रखना, बोट से कभी भी उतरना, कभी भी उतरना, आप छोटे बच्चे हो ध्यान रखना, किसी का हाथ पकड़ के उतरना, गिर जाएंगे बच्चे, आप गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं मैं बताता हूँ। जैसे वो उतरने लगता है, जैसे उतरने लगता है उसको लगता है जैसे घर में छलांग मार के आगे हो जाता है ज़मीन से, मैं यहाँ भी आगे हो जाऊँगा। तो जैसे वो छलांग मारता है, छलांग मारने के दौरान ये फोर्स लगा रहा है किस तरफ, पीछे की तरफ और आगे की तरफ। दो फोर्स लगती हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो जो फोर्स आगे की तरफ लगेगी वो तो उसको आगे मूव कर देगी, जो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी वो बोट को किस तरफ मूव कर देगी। जैसी बोट पीछे होगी ये गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए अक्लमंदी करना, कभी भी आप बोट से उतरो बच्चों, जो यहाँ पे खड़ा हो आप उसको को अपना हाथ दे, फिर मैं पकड़ूंगा उतरूंगा, हाथ पकड़ के उतरना बच्चों। कभी ये मत सोचना जैसे मैं घर में छलांग मार के उतर जाता हूँ यहाँ से उतर जाऊँगा। बोट अगर हल्की हुई तो पीछे हो जाएगी। हाँ, बोट अगर बहुत भारी हुई, हैवी बोट्स भी होती हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों, उसका मास आता है। हल्की सी पीछे होगी, बारीकी सी, ऐसा लगेगा हिली है बस, पर अगर ये पतली बोट हो, छोटी बोट हो, पीछे निकल जाएगी। कभी एक्सपीरियंस किया है, मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस है कभी, ये छोटी बोट में बड़ी बोट में, छोटी वाली में क्या हुआ था, छोटी वाली बोट में हाँ जब उतरे थे तो पीछे भाग गई होगी वो बोट, शाबाश। तो ध्यान रखना पड़ता है बच्चे, ठीक है। तो किसी बड़े की हेल्प लेके उतरना, कभी भी उतरना। तो कह रहा है इफ़ यस इन विच डायरेक्शन एंड वाई। तो आपने कहना है डायरेक्शन, पहले बताओ किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आप कहना बोट विल मूव इन विच पोजिशन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन सेलर एक्सपीरियंस एक्शन फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सर्ट। यह काम करो, सीधा लिख देना y में दिस इज ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एन कैपिटल लगा देना, दैट इज सेलर and boat will exert
equal and opposite forces on each other. Sailor moves in forward direction and boat will move किस डायरेक्शन में? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नोट कर लोगे बच्चों इस आंसर को घर जाके वीडियो से भी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ हैंड कार्ट लोडेड विद वेजिटेबल्स। आप जब शॉपिंग करते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा मॉल में, रिलायंस फ्रेश में, लोग एक ट्रॉली लेके चल रहे होते हैं। उस ट्रॉली में सामान भर लेते हैं, कभी कभी वेजिटेबल्स भर लेते हैं, सामान भर लेते हैं। तो बताओ हैवी होगी हल्की होगी? वो भारी होगी। कह रहा है वो जो भरी हुई थी सब्जियों से, कह रहा है उसकी होगी टक्कर विद एन आइडेंटिकल बट एम्प्टी हैंड कार्ट। मतलब ये जो हैंड कार्ट थी इसमें तो थी सब्जियां भरी हुई, और जो दूसरी हैंड कार्ट थी वो थी बिल्कुल एम्प्टी, खाली। ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा? अच्छा बताओ, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी इस पे या ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी इस पे या कम फोर्स लगाएगी इस पे, या बराबर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे? बराबर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। समझ में आ गया? हालांकि एक का नुकसान ज़्यादा होगा और एक का नुकसान कम होगा, वो मोमेंटम का डिफरेंस हो जाएगा दोनों। आ जाइए, द लोडेड कार्ट विल एक्सर्ट द फोर्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड। नहीं, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगी। द एम्प्टी कार्ट विल एक्सर्ट फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। कह रहे नहीं, कह रहे ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी, बिल्कुल नहीं। नीदर कार्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। कह रहे कोई भी कार्ट एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएगा। ये तो बिल्कुल बकवासों की बात, फोर्स तो लगी रही है। आ जाओ, द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा, टक्कर के बाद कौन पीछे की तरफ मूव करेगी? खाली वाली, भरी वाली? Why empty cart will move in backward direction? Because it is having lesser mass and will have more acceleration. तो उसमें ज़्यादा acceleration आएगी। क्लियर होगी बात? अब क्लियर है बच्चे? हाँ, अब इसके तो क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में से करा देता हूँ। आज जो नोट्स निकाल लो। आज ही बच्चे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे नोट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, when two bodies A and B interact with each other, A exerts force of 10 Newton on B towards east. What will be the force A by B? तो एक फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, किस तरफ लगा रहा है? ईस्ट में। तो दूसरा कितनी फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन की। किस डायरेक्शन में लगाएगा? वेस्ट में लगाएगा। एक लग रही है ईस्ट में, तो दूसरी फोर्स किस में लगेगी? वेस्ट में। आंसर 10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। आगे चलें, चलिए। A car of mass 1500 kg traveling with the velocity of 25। ये मास दे दिया मेरे बच्चों, ये उसकी वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है ये? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, 25 से भाग रही है। कोलाइड विद अनदर कार, टक्कर होगी जी उसकी। कोलाइड विद अनदर कार, पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये मत करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। ये पहले एक टॉपिक था कंजर्वेशन मोमेंटम का, अब कंजर्वेशन मोमेंटम का टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कट कर देना इसको। ये देखो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा ना मैंने यहाँ पर, ये सिलेबस से डिलीट हो गए। ये पुरानी उसका न्यूमेरिकल छोड़ दो। ये भी कंजर्वेशन मोमेंटम का न्यूमेरिकल, ये भी छोड़ देना। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये भी कंजर्वेशन मोमेंटम का न्यूमेरिकल, ये भी छोड़ देना, कट कर दो इनको। सारे कंजर्वेशन मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स हैं। ये देखो क्या कह रहा है,
व्हेन कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन वाई। कह रहे हैं जब आप एक कारपेट को डस्ट स्टिक से मारते हो तो डस्ट बाहर क्यों आ जाती है? आप फोर्स किस पे लगा रहे हो? कारपेट पे। तो कारपेट ही मूव करेगा, डस्ट तो मूव नहीं करेगी। तो डस्ट इज एट रेस्ट, इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। तो कारपेट आगे हो जाएगा, डस्ट वहीं से नीचे गिर जाएगी। तो इसमें कौन सा लॉ लगा रहा हूँ मैं न्यूटन का? फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से कर लोगे बच्चों, टेस्ट में आ सकता है, ध्यान रखना। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of the bus? कह रहे जब वो बस पे जाते हैं, कार पे जाते हैं, ऊपर लगेज रख लेते हैं, कहते हैं उनको बांधना क्यों ज़रूरी है? बांधना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर चलती हुई कार एकदम से रुकेगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ द अपर बॉक्स इज इन मोशन एंड विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन। तो ब्रेक तो कार पे लग रही है, तो एंड इट विल फॉल इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। तो वो गिरे ना, इसलिए उसको बांध देते हैं। तो आंसर लिख लोगे ये वाला भी। इसमें भी कौन सा लॉ लग रहा है बच्चे बताओ? न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो आंसर लिखा हुआ है, जो वीडियो से पढ़ रहे पॉज करके पढ़ सकता है। कह रहा बैट्समैन हिट द क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। कह रहे जब क्रिकेटर बॉल को मारता है तो बॉल जाती है, उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो जाती है, कारण फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ अपोजिट डायरेक्शन, इट विल स्लो डाउन द बॉल एंड हेंस बॉल विल अल्टीमेटली कम्स एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। यू की वैल्यू कितनी लेने वाले हो आप? बोलो। u0 एंड रोल डाउन ऑन ए हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कह रहा रोल डाउन कर रहा है, अब रोल डाउन करेगा तो एक्सेलरेट तो करेगा ही करेगा। इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया मेरे बच्चों? 400 मीटर। कितना टाइम में? कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। पहले ए निकालो और फोर्स निकालो, ठीक है जी। और हाँ, मास कितना दे रखा है? 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक मतलब 1000 होता है। मेट्रिक मतलब अगर 1 मेट्रिक टन 1000 किलो, 2 मेट्रिक टन 2000 किलो। समझ में आ गया? आ जाओ, पहले बताओ S इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ? QT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S को पुट कर दोगे, कितना पुट करोगे बोलो? U और T तो जीरो ही हो जाएंगे, हटा दो इसको क्योंकि U जीरो है। हाफ AT स्क्वायर, T को कितना पुट करोगे? 20 इंटू 20। तो S की वैल्यू पुट करी होगी, तो आपकी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 डिवाइडेड बाई 400। A की वैल्यू आ गई कितनी? 2। फोर्स निकालनी है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू फोर्स निकालनी है। मास कितना बताना ज़रा? 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक 7000 इंटू ए कितनी आई है उसके अंदर? तो कितनी न्यूटन आ गई? 14000 न्यूटन। आगे चले बच्चे, चलो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे स्टोन ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहे 1 किलो का पत्थर कितनी वेलोसिटी से फेंका? 20। ये क्या होगी मेरे बच्चों बोलो? u। ये क्या दे दी आपको? मास। ऑन द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक। जो लेक जम जाती है ना, उस पर पत्थर फेंका। अब पत्थर आगे जाएगा भागता भागता, धीरे धीरे रुक भी जाएगा। कम्स टू द रेस्ट। कम्स टू द रेस्ट का मतलब बताना जरा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 0। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस? 50। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है। एक बात बताओ, आपको V दे रखा है, आपको U दे रखा है, आपको S दे रखा है, और फोर्स निकालने के लिए आप जानते हो A चाहिए ही चाहिए, यानी कि आपको A चाहिए। आप बताओ, दिमाग लगाओ, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? थर्ड इक्वेशन लगेगी। कौन सी इक्वेशन लगेगी? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2A। अब V स्क्वायर कितना हो गया? 0। U स्क्वायर कितना है उसका? 20।
तो 20 इंटू 2 इंटू ए, वट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, बताओ वट इज़ वैल्यू ऑफ ए, ए निकालनी है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया वो जल्दी बताओ। 50 यहाँ लगा देता हूँ। तो आप बताओ यहाँ से -400 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 200 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4 मीटर पर, बस ए आ गया, मास है। क्या निकाल लोगे बच्चों आप, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। नेगेटिव मीन्स रेजिस्टिव फोर्स, आंसर नेगेटिव आएगा, क्या लिखोगे, नेगेटिव फोर्स मीन्स रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑलवेज रेजिस्टिव फोर्स। आगे चले मेरे बच्चों, आज इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 8000 kg इंजन, ये रहा इंजन। इंजन कितने किलो का भाई, 8000 किलो का, 8 मेट्रिक टन। कह रहा है पुल से ट्रेन 5 वैगन। अब बताओ वो एक डिब्बे को नहीं, कितने डिब्बों को फोर्स लगा रहा है, 5 डिब्बों को फोर्स लगा रहा है भाई। सवाल समझ आ गया। 2000 kg ईच। इसका मास कितना है 2000, इसका मास कितना है 2000, 2000, 2000 और इसका भी मास कितना है भाई, सबका मास 2000 है। ठीक है जी। इफ इंजन एक्सर्ट 4000 न्यूटन, लो जी इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है, 4000 न्यूटन की, एंड ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन ऑफ 5000, पीछे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, आप बताओ नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 40,000 माइनस 5000, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स। अरे समझ में आ गया नेट फोर्स कैसे निकाल दी, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। कैलकुलेट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू मास फोर्स। तो ये मास कितना पुट करोगे जल्दी बताओ, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। व्हाट इज टोटल मास, 8000 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 10,000 तो यही हो गया, 10,000 और 8,000, 18,000 मास पुट करना है। कर लोगे क्वेश्चन, हाँ जी। अच्छा एक और चीज पूछी है उसने क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है ऑल्सो फाइंड फोर्स वैगन 1 अप्लाई ऑन वैगन 2। कह रहा है वो फोर्स निकालो जो वैगन 1 ने लगाई किसके ऊपर, वैगन 2। ये देखो इंजन ने किस पे फोर्स लगाई, 1 पे, तो 1 किस पे फोर्स लगाएगा, 2 पे, 2 किस पे फोर्स लगाएगा, 3 किस पे फोर्स लगाएगा, 4 किस पे फोर्स लगाएगा। तो कह रहा है 1 ने इस पे कितनी फोर्स लगाई। आप एक बात बताओ, 1 जितने पे फोर्स लगाएगा सबका मास ऐड हो जाएगा, सबका मास कितना हो जाएगा, एक का मास 2000, 2000, 2000, 2000, तो टोटल मास कितना हो गया पीछे वालों का, 8000। तो 1 की पीछे वालों पे फोर्स लगानी है, तो 1 के पीछे जो होंगे मास वो ऐड हो जाएगा। तो मास कितना हो गया उनका 8000। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, यहाँ निकाली होगी, एक्सेलरेशन यही पुट कर देना। तो फोर्स कितनी आ गई 15,520। अच्छा अगर वो ये कहता कि फाइंड अ फोर्स, अगर वो ये कहता फाइंड अ फोर्स विच 3 अप्लाई ऑन 4, 3 इस पे कितनी लगाता, तो 3 जब इस पे लगाता तो इन दोनों का मास क्या कर देता मैं, 4 और 5 का मास जोड़ देता, 4 और 5 का मास कितना हो गया 4000। ए कितनी है 1.9 समथिंग, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता, फोर्स। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे किया। ये भी इजी क्वेश्चन है, F इजिकल टू m इंटू ए से निकालना है। बाकी आगे कंजर्वेशन और मोमेंटम के क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर, बाय।